कहानी की शुरुआत होती है लिंजी नाम की लड़की से, जो बहुत ही घबराई हुई है। वह अकेली एक टापू पर खड़ी है जो कि आलम ओशियन में स्थित है। वहां पर उसके अलावा और कोई नहीं है। दरअसल उसके साथ यहां पर 6 और लोग आए थे, लेकिन अब वह अकेली बची है। वह खुद को रिकॉर्ड करते हुए कहती है कि वह अपने सभी दोस्तों की मौत के लिए जिम्मेदार है, क्योंकि वही उन्हें यहां लेकर आई थी। जैसे ही वह आगे कुछ और कहने की कोशिश करती है, कैमरे की बैटरी खत्म हो जाती है। लेकिन आखिर यह लड़की कौन है? वह यहां कैसे पहुंची? और उसके दोस्तों को किसने मारा? ये सब कुछ आपको इस डरावनी कहानी में पता चलेगा। तो इसके लिए हमें कहानी के फ्लैशबैक में जाना होगा। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि एक यूट्यूब टीम है जिसकी हेड लिंजी की बहन है। ये सारे लोग उसके यूट्यूब चैनल के लिए काम करते हैं जो एडवेंचर वीडियो बनाते हैं। आज उनका प्लान है कि वे एक ऐसे आइलैंड पर जाएंगे जहां आज तक कोई नहीं गया है। हालांकि वहां जाना सरकार द्वारा मना है, लेकिन ये फिर भी वहां जाने के लिए तैयार हैं। उनकी मदद एक पायलट करेगा जो उन्हें अपने प्लेन से उस आइलैंड के करीब छोड़ देगा। लेकिन जाने से पहले लिंजी पायलट से कहती है कि वह अपने प्लेन का जीपीएस निकाल दे ताकि उन्हें कोई ट्रैक ना कर सके। इसके लिए वह उसे पैसे भी देती है और फिर सब लोग प्लेन में बैठ जाते हैं। यहां से उनका ब्लॉग शुरू होता है जिसे उनका कैमरामैन रिकॉर्ड कर रहा था। सभी लोग खुश थे क्योंकि इस वीडियो के बाद उन्हें काफी पैसे मिलने वाले थे। लेकिन जैसे जैसे उनका प्लेन उस टापू के करीब जा रहा था, वहां कुछ ना कुछ टर्बुलेंस होती जा रही थी। आखिरकार उनके प्लेन का एक विंग टूट जाता है और देखते ही देखते पूरा प्लेन समुद्र में क्रैश हो जाता है। ऐसा लग रहा था कि सभी लोग मारे जा चुके हैं। कुछ समय बाद लिंजी बाहर आती है। वह अपने चारों तरफ देखती है, लेकिन वहां केवल मलबा और शार्क नजर आती हैं जो उसकी तरफ आ रही हैं। तभी पानी के नीचे से किया निकलती है और कुछ देर बाद सैम भी बाहर आ जाता है। वे दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं, लेकिन अभी भी उनकी टीम के 3 लोग गायब हैं, लिंजी की बहन, कैमरामैन और पायलट। वे अपने बाकी साथियों को ढूंढने के लिए पानी में नीचे जाते हैं, जहां उन्हें पायलट मिल जाता है जिसकी हालत बहुत ही गंभीर होती है। वे उसे फौरन ऊपर लेकर आते हैं और एक बोर्ड के सहारे उसे बांध देते हैं। पायलट बताता है कि अगर हमें यहां से जिंदा निकलना है तो हमें किसी की मदद चाहिए होगी। इसके लिए हमें नीचे जाकर प्लेन के टेल ढूंढनी होगी जहां पर एक जीपीएस लगा हो। किया फौरन नीचे जाती है और कुछ देर बाद उसे प्लेन की टेल मिल जाती है। वह रस्सी बांधकर उसे ऊपर लाने की कोशिश करती है। लिजी और ऊपर आकर लक को बताती है कि टेल 20 फीट नीचे है, लेकिन इसके अलावा भी उसे कुछ और मिला है। उसे एक लाइफ बोट मिली थी जिसे खोलने पर वह बोट बन जाती थी। लेकिन तभी उनके नीचे से पायलट पानी के अंदर चला जाता है, क्योंकि अब उसमें इतनी ताकत नहीं थी कि वह खुद को संभाल सके। वही लोग बोट के ऊपर बैठ जाते हैं, लेकिन उन्हें सम की कोई कहानी दिखाई नहीं देती। आयरलैंड बहुत ही करीब होता है, इसलिए सम स्विम करके वहां जाने की कोशिश करता है ताकि उसे कोई हेल्प मिल सके। लीजी उसे फौरन बोट पर आने को कहती है, लेकिन वह नहीं मानता और लीजी उसके पीछे जाने लगती है। लेकिन तभी शार्क की फैमिली सम की तरफ बढ़ने लगती है, जिससे लीजी देख लेती है। वह उसे पीछे आने को कहती है, लेकिन तब तक शार्क बहुत ही करीब आ चुकी थी और शाम को अपना पहला शिकार बना चुकी थी। लीजी खुद के सामने उसे मारते हुए देख रही थी, लेकिन वह कुछ भी नहीं कर पाती। शार्क वहां रुकती नहीं और उसकी तरफ बढ़ रही थी। इसलिए लीजी फौरन बोट के पास जाकर चढ़ जाती है। समय रहते ही वह बोट में चढ़ जाती है, वरना उसका भी सम जैसी हालत होने वाली थी। इस दौरान हमें फ्लैशबैक में पता चलता है कि सम लीजी का बॉयफ्रेंड था। वह कुछ दिन पहले उनकी टीम से जुड़ा था। आज उसकी वजह से ही वह मारा गया। यही सब सोचकर लीजी रन लगाती है और उसे खुद को असहाय महसूस होता है, लेकिन किया उसे सहारा देती है और खुद को एक सर्वाइवल एक्सपीरियंस के बारे में बताती है कि जब वह अपनी टीम के साथ एक मिशन पर गई थी तो हवा की खराबी के कारण वे डेजर्ट में तकरीबन 26 घंटे तक फंसे रहे। वह अपने लॉकेट को दिखाते हुए कहती है कि यह उसे याद दिलाता है कि वह एक एक्स आर्मी गर्ल है।
इन सब बातें सुनकर लिजी को थोड़ी हौसला मिलता है कि वह भी यहां से बाहर निकल सकती है। इसलिए वह किया से कहती है कि हमें सबसे पहले आयरलैंड तक जाना होगा ताकि वहां से कोई मदद मिल सके। लेकिन किया कहती है कि हमें उससे पहले नीचे जाना होगा ताकि जीपीएस को ऑन कर सकें, ताकि शायद कोई हमें ट्रैक कर सके, वरना हम ऐसे ही बैठे रह जाएंगे। लिजी को किया की बात सही लगती है, इसलिए वह दोनों अपने अपने डाइविंग सूट पहनने लगती हैं। पर इसी दौरान एक शार्क उनकी बोट को टक्कर मार देती है, जिससे दोनों पानी में गिर जाती हैं और वे एक दूसरे से दूर हो जाती हैं। इस मौके का फायदा उठाते हुए शार्क सबसे पहले किया को पकड़ लेती है, जिस पर वह चिल्लाने लगती है और उसकी आवाज सुनकर लेंडी समझ जाती है कि नीचे शार्क ने उसे पकड़ रखा है। वह उसे बचाने के लिए उसके करीब जाने लगती है, लेकिन किया उसे बोर्ड पर ही चढ़ने के लिए कहती है, क्योंकि अगर वह वहां आएगी तो मारी जाएगी। इसलिए और किया को पानी में घसीटते हुए ले जाती है और उसे जिंदा निकालने की पूरी कोशिश करती है। तो दोस्तों, यहां पर कुल 6 लोग आए थे, लेकिन अब सिर्फ एक बची है और वह है लिजी। पर अब वह क्या करेगी? क्या वह मारी जाएगी या फिर यहां से जिंदा निकल पाएगी? अब अपने दोस्तों को खोने के बाद लिजी समझ जाती है कि उसे कुछ करना ही होगा। इसलिए वह नीचे जाने के लिए तैयार होती है, वरना वह भी मारी जाएगी। इस दौरान उसे थोड़ी ही दूरी पर एक बोट गुजरती हुई दिखती है। अब लिजी जोर से देखकर चिल्लाना शुरू कर देती है, लेकिन वे लोग उसे सुन नहीं पाते। इसलिए वह अपनी डाइविंग सूट पहनकर नीचे जाने लगती है, लेकिन उसे डर लग रहा होता है। तभी उसे शाम की कही हुई बात याद आती है, जितना तुम डर के पीछे भागोगी, तुम्हारा डर उतना ही तुम्हारे पीछे रहेगा। इसलिए वह कूद जाती है और फौरन तेल के पास पहुंचकर जीपीएस को ऑन कर देती है। इसका पहले से काम हो गया था, लेकिन इस दौरान वह देखती है कि शार्क कहां जाती है। तभी उसे वहां एक कैंडल लाइट दिखती है, जिसे जलाकर वह शार्क को भगा देती है। लेकिन जब लिजी ऊपर आने लगती है तो शार्क फिर से आ जाती है, पर वह सही समय पर शार्क पर छलांग मारकर खुद को बचा लेती है। अब वह सोचती है कि उसे क्या करना होगा। वह लकड़ी के डंडे का सहारा लेकर आगे बढ़ने की कोशिश करती है ताकि वह सुरक्षित जगह तक पहुंच सके। तभी उसे दूर पानी में अपना कैमरामैन दिखाई देता है। वह भागते हुए उसके पास जाती है और उसे बचाने के लिए बोर्ड पर लाने की कोशिश करती है। लेकिन शायद आज उसकी किस्मत अच्छी नहीं थी, उसे खुद ही सरवाइव करना पड़ेगा। जैसे ही वह उसे ऊपर खींचती है, शार्क आकर कैमरामैन को अपने साथ ले जाती है और लिजी के पास सिर्फ उसका कैमरा ही रह जाता है। यह वही सीन है जो हमने कहानी की शुरुआत में देखा था, जो अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर ये लोग यहां कैसे पहुंचे। लेकिन असली कहानी इसके बाद से शुरू होती है, जिसके लिए आपको यह वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी। तो आगे बढ़ते हैं। हिंदी उसे बोर्ड को डंडे से आगे बढ़ाने लगती है, लेकिन इतनी आसानी से शार्क उसे वहां तक जाने नहीं देती। वह बार बार उसकी बोट को टक्कर मारती है, जिससे बोट में छेद हो जाता है। उसकी सारी कोशिशें खत्म हो जाती हैं, चाहकर भी वह आगे नहीं जा पाती। उसे पानी में कूदना ही पड़ेगा, लेकिन पानी में शार्क है। तभी उसे आयरलैंड के पास एक राफ्ट दिखती है, जो आर्मी मरीन द्वारा वहां बांधी गई थी ताकि यदि कोई वहां फंस जाए तो इसका इस्तेमाल करके खुद को बचा सके। लिंजी को अब वहां तक पहुंचना पड़ेगा, लेकिन इसके लिए उसे शार्क के बीच से गुजरना होगा। उसके पास इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। वह उल्टी गिनती शुरू करती है और पानी में छलांग लगा देती है। उसकी आवाज सुनकर तीनों शार्क वहां आ जाती हैं। वे उसके हाथ को पकड़ लेती हैं, लेकिन लिंजी पहले ही उन्हें चाकू मारकर राफ्ट पर चढ़ जाती है। उसके हाथ पर लगी चोट उसे बहुत दर्द दे रही थी। इसी दौरान उसे वहां एक बॉक्स मिलता है। यह एक फर्स्ट एड बॉक्स होता है, जिसे मरीन वालों ने वहां रखा था। इसके अंदर पानी की बोतल, एक फ्लेयर और एक रेडियो होता है। लिंजी सबसे पहले पानी पीती है, फिर अपनी चोट पर पट्टी बांधती है और रेडियो को बाहर निकालकर किसी से संपर्क करने की कोशिश करती है। परंतु वह नहीं जानती कि रेडियो कितने समय से वहां रखा हुआ है, इसलिए हो सकता है कि वह खराब हो गया हो।
लिंजी को थोड़ी राहत मिलती है। वह बॉक्स में रखी फ्लेयर को जला देती है और मदद का इंतजार करती है। लेकिन तभी एक चमत्कार होता है। पानी में उसे अपनी बहन की छवि दिखाई देती है, जो अभी भी जिंदा थी। वह एक बोर्ड के सहारे तैर रही थी। लिंजी अपनी बहन को देखकर हैरान होती है कि आखिर वह यहां तक कैसे पहुंची। एक तरफ वह खुश भी होती है। उसकी बहन उसे बताती है कि वह प्लेन क्रैश के समय स्टेफन की पिछली तरफ गिर गई थी। अब लिंजी पानी में एक रस्सी फेंकती है ताकि उसकी बहन उसे पकड़ सके और ऊपर आ सके, क्योंकि उसके पैरों में चोट लगी हुई है, जिससे खून लगातार बह रहा है और उसकी गंध पानी में फैल रही है। सही मौके पर लिंजी उसे फ्री कर देती है और अपनी बहन को ऊपर खींच लेती है। इसके बाद उसकी बहन के घाव पर फर्स्ट एड लगाई जाती है। तब लिंजी कहती है, मैं हमेशा से तुम्हारी जैसी बनना चाहती थी। इसी वजह से मैं यहां आई थी, लेकिन मैं यह नहीं कर पाई। मेरी वजह से सारे लोग मारे गए। केजू कहती है, ऐसा कुछ नहीं है। सब लोग अपनी मर्जी से यहां आए थे। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। इस दौरान उनका रेडियो किसी से कनेक्ट हो जाता है। दरअसल ये वही लोग थे जो थोड़ी देर पहले वहां पर आए थे। भूत से आए लोग उनकी आवाज सुनकर और मदद की पुकार सुनकर करीब आ रहे थे। वह उन्हें बताती है कि पानी में शार्क हैं, इसलिए उन्हें संभलकर यहां आना होगा। वे दोनों मिलकर एक योजना बनाते हैं कि पहले शार्क को मारेंगे, फिर उन्हें बचा लेंगे। वे दोनों लाइव बंदूक से हमला करने के लिए तैयार थे, लेकिन तभी उनकी बोट को एक टक्कर लगती है, जिससे उनमें से एक व्यक्ति पानी में गिर जाता है। उसे बचाने के लिए उसका साथी पानी में हाथ डालता है, पर शार्क अचानक छलांग मारकर उसका हाथ खींच लेती है। फिर बोट को एक और टक्कर लगती है और दूसरा व्यक्ति भी पानी में गिर जाता है। इसके बाद क्या हुआ होगा, वह आपको पता चल ही गया होगा। अब ये सारी चीजें दूर से देख रही दोनों बहनें पूरी तरह से शौक और डर से भर जाती हैं। उनके पास यहां से भागने का केवल एक ही रास्ता बचा है, और वह है दूर खड़ी बोट। लेकिन वहां तक पहुंचे कैसे? अगर ये पानी में जाती हैं, तो शार्क उन्हें भी मार देंगी, और अगर ये नहीं जाती तो भूख से इनकी मौत हो जाएगी। इसलिए लिंजी कहती है कि उन्हें किसी भी तरह इन तीनों शार्क को मारना पड़ेगा, तभी वे यहां से निकल पाएंगी। इसी दौरान उन्हें एक बॉक्स में क्रूड तेल मिलता है, जिसका इस्तेमाल वे आग जलाने के लिए कर सकते हैं। लेकिन पानी में जलाकर उन शार्क को मारना इतना आसान नहीं है, क्योंकि वे एक जगह पर रुकती ही नहीं है। तभी किसे एक आइडिया आता है, क्यों न वे आयरलैंड पर लगे बड़े पत्थर को पानी में गिराकर उन्हें मार दें। लिंजी को यह आइडिया अच्छा लगता है, इसलिए वे पहले शार्क को अपने पास बुलाती हैं, और जैसे ही वह उनके करीब आती है, वे रस्सी को खींच देती हैं। पत्थर सीधा जाकर शार्क पर गिरता है और उनका आइडिया काम कर जाता है। शार्क की मौत हो जाती है, जिसे देखकर वे दोनों बेहद खुश होते हैं। लेकिन अभी भी दो शार्क बाकी हैं, जिन्हें मारना बाकी है। तभी उन्हें दूर एक आदमी की बंदूक दिखाई देती है, जिसके पास किसी को तो जाना ही होगा। वे दोनों पहले एक पत्थर उठाते हैं, जिसके ऊपर वे पत्तियां बांध देते हैं जिन पर खून लगा हुआ था, और फिर उसे दूर दिशा में फेंक देते हैं ताकि शार्क खून की गंध से विचलित हो जाए। मौका देखकर वे बंदूक के पास जाने लगती हैं और उसे पकड़ लेती हैं। लेकिन जब वे वापस आती हैं, तो एक शार्क उन्हें देख लेती है, वो उनके पीछे लग जाती है, जिसे लांजी देख लेती है। वह तुरंत उसे ऊपर आने को कहती है, लेकिन इससे पहले कि वह बंदूक फेंके, एक शार्क उसे पकड़ लेती है। यहां लिंजी अपनी बहन को बचाने के लिए चाकू लेकर पानी में कूद जाती है। वह अपनी बहन को बचाने के लिए शार्क पर गुस्सा निकालती है, जिससे शार्क थोड़ी देर के लिए डर कर भाग जाती है। उसने अपनी बहन की जान तो बचा ली थी, लेकिन उसकी हालत बहुत खराब थी। उसके एक पैर में शार्क ने अपने दांत गहरा घुसा दिए थे, जिससे उसका खून लगातार बह रहा था। लिंजी तुरंत उसकी पट्टी कर देती है, लेकिन वह जानती थी कि वह ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाएगी। वह अपनी बहन से कहती है, मैंने हमेशा यही चाहा कि तुम मुझसे आगे रहो। मैं तुमसे हमेशा जलती रही हूं, क्योंकि जो तुमने चाहा वह तुम्हें बड़ी आसानी से मिल गया।
मैंने जानबूझकर तुम्हारे बॉयफ्रेंड श्याम को किस किया ताकि तुम्हारा और श्याम का रिश्ता टूट जाए, लेकिन वह अच्छा लड़का था, इसलिए उसने तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा। मरने से पहले मैं इन सब चीजों के लिए माफी मांगना चाहती हूं। इतना कहकर वह लांजी के हाथों में ही दम तोड़ देती है। अपनी बहन और दोस्तों की ऐसी मौत देखकर लांजी पूरी तरह से टूट जाती है। वह बिखर सी जाती है, लेकिन इस घटना से उसके अंदर और भी ज्यादा गुस्सा भर जाता है। वह अपनी बहन का बदला लेना चाहती है, जैसे भी करके। वह बंदूक उठाती है और शार्क के मुंह में फंसाती है, जिससे वह ज्यादा दूर भाग ना पाए। फिर वह उसे पानी में गिराकर आग लगा देती है, जिससे शार्क बुरी तरह से जल जाती है। यह देखकर वह जोर जोर से चिल्लाने लगती है और उसे बहुत खुशी होती है। लेकिन तभी दूसरी शार्क आ जाती है और वह कैसे की लाश को घसीटते हुए पानी में ले जाती है। पर लांजी रुकने वाली नहीं थी, क्योंकि उसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं था। शार्क भी उसके पीछे थी, लेकिन वह रुकने वाली नहीं थी। वह बोट तक पहुंच जाती है, लेकिन शार्क उसे मारे बिना यहां से जाने वाली नहीं थी। इनमें से सिर्फ एक ही बचने वाला है। तभी लांजी को एक आइडिया आता है। वह बोट पर एक गैस सिलेंडर देखती है, जिसके पीछे वह चाकू लगा देती है। जैसे ही शार्क बोट के ऊपर छलांग मारती है उसे खाने के लिए, वह सिलेंडर की गैस को लीक कर देती है। प्रेशर की वजह से सिलेंडर सीधे शार्क की बॉडी को चीर देता है और आखिरकार शार्क मर जाती है। इसके कुछ देर बाद हम देखते हैं कि उसकी तरफ बहुत सी नावें आ रही थीं उसकी मदद करने के लिए। अगर वे थोड़ी देर पहले आ जाती तो शायद सबकी जान बच जाती। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है 6 महीने बाद, जहां लिजी समुद्र किनारे एक वीडियो रिकॉर्ड कर रही है। वह बोलती है कि कुछ दिन पहले मैं और मेरी टीम एक एडवेंचर ट्रिप पर आए थे, लेकिन उस दिन हमारे साथ एक हादसा हो गया, जिससे मैंने अपने सारे दोस्तों को खो दिया, जिन्होंने भी इस चैनल को बनाया था। वे आप सभी से प्यार करते थे। उनके यादों को हम हमेशा संजोकर रखेंगे। मैं वादा करती हूं कि मैं उनके सपनों को आगे बढ़ाऊंगी और अब मैं कभी भी रुकने वाली नहीं हूं। इसके साथ ही यह कहानी खत्म हो जाती है। आज मैं आपको लाइक माइक नामक एक पारिवारिक हास्य फिल्म के बारे में बताने जा रहा हूं। फिल्म की शुरुआत में हम कैल्विन नाम के एक 14 वर्षीय लड़के से मिलते हैं, जो एलए के एक अनाथालय में रहता है। फिलहाल वह अपने सबसे अच्छे दोस्तों मर्फ और रेग के साथ यार्ड में बास्केटबॉल खेल रहा है। जल्द ही बदमाशों का एक गिरोह उनके पास आता है और नेता ऑक्स कैल्विन की छोटी ऊंचाई का मजाक उड़ाना शुरू कर देता है। वह यह भी दावा करता है कि कैल्विन कभी बास्केटबॉल खिलाड़ी नहीं बन सकता, क्योंकि वह बहुत कमजोर है। फिर ऑक्स उसे एक बास्केटबॉल खेल के लिए चुनौती देता है, इस शर्त के साथ कि अगर वह जीतता है तो कैल्विन को अपनी पसंदीदा जर्सी छोड़नी होगी। कुछ हासिल न होने के बावजूद हमारा नायक तुरंत चुनौती स्वीकार करता है। उसे लगता है कि उसकी प्रतिष्ठा दांव पर है और यह किसी भी चीज से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। दुर्भाग्य से वह अपने शब्दों का समर्थन नहीं कर पाता है, क्योंकि ऑक्स अपने लंबे कद के कारण उसे आसानी से हरा देता है। फिर बदमाश सबके सामने उसकी जर्सी फाड़ देता है और उसका मजाक उड़ाता है। यह नजारा केल्विन को परेशान कर देता है, लेकिन वह मजबूत बना रहता है और दावा करता है कि एक दिन उसका एक अद्भुत परिवार होगा जो उसे 5 जर्सी खरीद कर देगा। तभी अनाथालय का भ्रष्ट निदेशक बिटलमैन आता है और उन्हें धन जुटाने के लिए रात में कैंडी बेचने का आदेश देता है। बच्चों के पास पालन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है और वे जल्द ही एक बास्केटबॉल स्टेडियम के बाहर पहुंच जाते हैं, जो लोगों से भरा हुआ है। फिर वे घंटों तक कई राहगीरों से संपर्क करते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी उनकी कैंडी खरीदने को तैयार नहीं होता। लड़का उत्साह से टीम के प्रति अपनी प्रशंसा व्यक्त करता है और बताता है कि वह अपने अनाथालय के लिए धन जुटाने के लिए कैंडी बेच रहा है। वैगन उसे $20 देता है, लेकिन केल्विन उससे पैसे लेने से इनकार कर देता है, क्योंकि वह उस आदमी को आदर्श मानता है। वह यह भी स्वीकार करता है कि वह निश्चित नहीं है कि यह धन वास्तव में अनाथालय को लाभ पहुंचाएगा या नहीं। उसकी ईमानदारी से प्रभावित होकर वैगन उसे अगले नाइट्स खेल के लिए 4 टिकट प्रदान करता है, जिससे लड़का बहुत खुश होता है। अगले दिन कुछ जोड़े बच्चों को गोद लेने के लिए अनाथालय पहुंचते हैं। हालांकि कोई भी केल्विन और उसके दोस्तों में दिलचस्पी नहीं लेता है, क्योंकि वे बड़े हैं। इससे केल्विन परेशान हो जाता है, लेकिन उसका मूड तब बेहतर हो जाता है जब एक नन अनाथालय में दान का एक डिब्बा लेकर आती है। जब केल्विन ने जूतों पर MJ लिखा देखा तो उसने मान लिया कि ये माइकल जॉर्डन के लिए हैं और वह रोमांचित हो गया।
हालांकि उसकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई जब ऑक्स और उसका गिरोह वापस लौटा और स्नीकर्स चुराने की कोशिश की। केल्विन उन्हें सौंपने से इनकार कर देता है, लेकिन गुंडे उस पर हावी हो जाते हैं और जूते हवा में फेंक देते हैं। वे एक बिजली के तार पर लटक जाते हैं, जिससे बेचारा केल्विन तबाह हो जाता है। उस रात बाद में भारी बारिश हो रही थी और केल्विन मर्फ और रेक को जगाकर जूते वापस लाने में उनकी मदद मांगता है। फिर तीनों बाहर निकलते हैं, जहां केल्विन स्नीकर्स तक पहुंचने की कोशिश में पोल के पास एक पेड़ पर चढ़ जाता है। वह उन्हें पकड़ने में कामयाब हो जाता है, लेकिन अचानक एक बिजली का बोल्ट तारों से टकराता है, जिससे वह जमीन पर गिर जाता है। सौभाग्य से उसे कोई नुकसान नहीं हुआ और जब उसने जूते पहने तो हमने देखा कि उनमें से बिजली का प्रवाह गुजर रहा है। अगले दिन केल्विन और उसके दोस्त नाइट्स का खेल देखने के लिए उत्सुकता से तैयार हो जाते हैं। वे ऑक्स को एक टिकट भी देते हैं ताकि वह बिटलमैन को उनकी रिपोर्ट न करे। कुछ ही देर बाद खेल शुरू होता है, लेकिन नाइट्स बहुत खराब खेलते हैं, जिससे केल्विन परेशान हो जाता है। हाफ टाइम के दौरान टीम मैनेजर फ्रैंक घोषणा करता है कि एक भाग्यशाली टिकट धारक को उनके स्टार खिलाड़ी ट्रेसी के साथ आमने सामने खेलने का मौका मिलेगा। परिणाम जल्द ही घोषित किए जाते हैं और विजेता कोई और नहीं बल्कि केल्विन निकलता है। इसके बाद लड़का कोर्ट में जाता है और अपनी विचित्र हरकतों से दर्शकों को प्रभावित करता है। फिर वह अपने जूते बांधता है और चाहता है कि वह माइकल जॉर्डन की तरह खेल सके। खेल जल्द ही शुरू होता है और सभी को आश्चर्य होता है कि केल्विन आसानी से पेशेवर खिलाड़ी को हरा देता है। यह ट्रेसी को निराश करता है, क्योंकि वह एक बच्चे से हारता हुआ नहीं देख सकता। वह दृढ़ संकल्प के साथ खेलना शुरू करता है, लेकिन केल्विन उसे हराना जारी रखता है और यहां तक कि 30 फुटर और स्लैम डंक भी करता है। यह देखकर भीड़ अचानक तालियां बजाने से पहले चुप हो जाती है। अगले दिन फ्रैंक और वैगन बिटलमैन से मिलते हैं और केल्विन के आगामी नाइट्स गेम में खेलने की इच्छा व्यक्त करते हैं। वे एक दिन के लिए $5000 की पेशकश करते हैं, लेकिन लालची बिटलमैन अधिक मांग करता है, जिससे फ्रैंक को $2500 और जोड़ने के लिए प्रेरित किया जाता है। वे उसके अंतिम प्रदर्शन से चौंक जाते हैं और केल्विन स्वीकार करता है कि यह उसके जादुई स्नीकर्स के कारण हो सकता है। वह उनसे इसे गुप्त रखने के लिए कहता है, इस बात से अनजान कि ऑक्स उनकी बातचीत पर जासूसी कर रहा है। अगले दृश्य में केल्विन एक बड़े खेल के लिए आता है और उन खिलाड़ियों के साथ लॉकर रूम साझा करने के लिए उत्साहित होता है, जिनकी वह वर्षों से प्रशंसा करता आया है। वह ट्रेसी के पास जाता है और दूसरे दिन उसे हराने के लिए माफी मांगता है, लेकिन सुपरस्टार उसे चिंता न करने का आश्वासन देता है। फिर केल्विन कोच के पास जाता है और उससे ईमानदारी से जवाब देने के लिए कहता है कि वह वास्तव में यहाँ क्यों है। अपनी निराशा के लिए वैगन ने उसे सूचित किया कि फ्रैंक ने उसे खेलने के लिए नहीं बल्कि दिखावा करने और दर्शकों की रुचि जगाने के लिए काम पर रखा था। कुछ ही समय बाद खेल शुरू होता है, लेकिन नाइट्स एक बार फिर से निराशाजनक होते हैं। फिर केल्विन कुछ रणनीतियों के साथ आता है और कोच से उसे प्रभार लेने देने के लिए कहता है। अन्य खिलाड़ियों की आपत्तियों के बावजूद वैगन उसे एक मौका देने का फैसला करता है। फिर लड़का अपने जादुई जूते पहनता है और विरोधी टीम के खिलाफ एक पावर हाउस की तरह प्रदर्शन करता है। वह एक अद्भुत वापसी करता है, 27 अंक स्कोर करता है और नाइट्स को जीत की ओर ले जाता है। इसके बाद केल्विन के प्रदर्शन को खेल समाचारों में व्यापक रूप से कवर किया जाता है और वह बहुत प्रसिद्ध हो जाता है। उसे नाइट्स के साथ एक पेशेवर खिलाड़ी के रूप में आधिकारिक रूप से अनुबंधित भी किया जाता है। कुछ दिनों बाद केल्विन एक निजी जेट में टीम के साथ अपनी पहली यात्रा करता है, ऐसा कुछ जिसकी उसने अपने जीवन में कभी कल्पना भी नहीं की थी। यात्रा के दौरान वैगन ट्रेसी से केल्विन का रूममेट बनने और उसका मार्गदर्शन करने के लिए कहता है। बाद में दोनों अपने शानदार होटल के कमरे में पहुंचते हैं, जहां केल्विन पागलों की तरह उछल-कूद करने लगता है। रात के अंत में वह अनाथालय में अपने दोस्तों के लिए प्रार्थना करता है और ट्रेसी के बारे में कुछ अच्छी बातें भी कहता है। ट्रेसी इससे बहुत प्रभावित होता है और वह बताता है कि उसके परिवार का वर्षों पहले निधन हो गया। वह और ट्रेसी भी एक करीबी रिश्ता बनाते हैं और जब वे खेल नहीं रहे होते हैं तो वे आमतौर पर उसके घर पर घूमते हैं। अगले दृश्य में केल्विन अनाथालय लौटता है और अपने दोस्तों के लिए उपहार लाता है। बाद में जब वे सो रहे होते हैं तो वह मर्फ को अपनी नई नई प्रसिद्धि के बारे में बताता है और बताता है कि वह इसका कितना आनंद लेता है। ऑक्स नामक बदमाश एक बार फिर बातचीत सुन लेता है और क्रोधित हो जाता है।
वह बिस्तर पर केल्विन के पास जाता है और उसके जादुई जूते चुराने का प्रयास करता है। मर्फ अपने दोस्त का बचाव करने की कोशिश करता है, लेकिन दूसरे बदमाश उसे रोक लेते हैं। शोर सुनकर बिटलमैन आता है और बदमाशों से कहता है कि वे केल्विन को चोट न पहुंचाए क्योंकि वह उसके लिए बहुत मूल्यवान है। क्रोधित ऑक्स बताता है कि लड़का केवल अपने जादुई जूतों की वजह से जीत रहा है, लेकिन बिटलमैन उसे चुप करा देता है और उसे सोने का आदेश देता है। कुछ दिनों बाद एक खेल के दौरान केल्विन को दूसरे खिलाड़ी से पता चलता है कि ट्रेसी अनाथ नहीं है और उसका एक पिता है, लेकिन वे अब एक दूसरे से संवाद नहीं करते। इससे केल्विन बहुत दुखी होता है क्योंकि वह अपने जीवन में एक पिता पाने के लिए कुछ भी देने को तैयार है। फिर वह ट्रेसी से इस बारे में बात करने की कोशिश करता है, लेकिन अनुभवी खिलाड़ी उसे अपने मामलों से दूर रहने के लिए कहता है। जैसे जैसे केल्विन की लोकप्रियता बढ़ती है, कई जोड़े उसे गोद लेने में अपनी रुचि व्यक्त करने के लिए अनाथालय जाते हैं। वह संभावित माता पिता से मिलना शुरू करता है, लेकिन उनमें से प्रत्येक किसी कारण से अजीब या अनुपयुक्त प्रतीत होता है। एक दिन केल्विन ट्रेसी के घर पहुंचता है और उत्साह से घोषणा करता है कि उसके पास उसके लिए एक सरप्राइज है। इससे वह इतना क्रोधित हो जाता है कि सबसे पहले वह पिता को घर से बाहर निकाल देता है। फिर केल्विन को उसके पारिवारिक मामलों में दखल देने के लिए डांटता है। बाद में परेशान केल्विन अपने नए संभावित माता पिता बॉयड्स से मिलने के लिए अनाथालय लौटता है। वे एक सामान्य जोड़ा लगते हैं जो बहुत ख्याल रखने वाले हैं। केल्विन वास्तव में प्रभावित होता है, इसलिए वह उन्हें एक मौका देने का फैसला करता है। लेकिन इससे बिटलमैन चिंतित हो जाता है क्योंकि अगर लड़के को गोद ले लिया जाता है तो उसे लाभ में से कोई भी हिस्सा नहीं मिलेगा। फिर वह ऑक्स के पास जाता है और उससे पूछता है कि उसने पिछले दिन जादुई स्नीकर्स के बारे में क्या कहा था। ऑक्स पहले तो बातचीत से बचने की कोशिश करता है, लेकिन निर्देशक के आग्रह पर आखिरकार वह सच्चाई बता देता है। यह सुनकर लालची आदमी एक भ्रष्ट योजना बनाता है। अगले दिन वह केल्विन के लिए नए जूते खरीदता है और जोर देता है कि वह उन्हें अपने संभावित माता पिता के साथ दोपहर के भोजन के लिए पहने। लड़का यह कहते हुए मना कर देता है कि उसे अपने स्नीकर्स पसंद है, लेकिन बिटलमैन का दावा है कि उसे इस दोपहर के भोजन के लिए सबसे अच्छा दिखना चाहिए। अंत में केल्विन अनिच्छा से नए जूते पहनता है और मर्फ से अपने जादुई स्नीकर्स की रक्षा अपने जीवन से करने के लिए कहता है। केल्विन के रात के खाने के लिए निकलने के बाद हम देखते हैं कि मर्फ अपनी दिवंगत मां की एक तस्वीर को देख रहा है और भावुक हो रहा है। तभी ऑक्स और बिटलमैन कमरे में प्रवेश करते हैं और तस्वीर ले लेते हैं। वे यह जानना चाहते हैं कि जादुई स्नीकर्स कहां हैं, लेकिन मर्फ उन्हें बताने से इनकार कर देता है। इसके बाद बिटलमैन उसकी मां की तस्वीर को जलाने की धमकी देता। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि केल्विन लंच के समय बॉयड्स पर अच्छा प्रभाव डालने की कोशिश कर रहा है। अगले दृश्य में बिटलमैन एक संदिग्ध स्थान पर पहुंचता है और 3 सट्टेबाजों से मिलता है। वह उन्हें बताता है कि वह आने वाले खेल में नाइट्स के खिलाफ $1,00,000 का दाव लगाने का इरादा रखता है। सट्टेबाज भ्रमित हैं क्योंकि नाइट्स हाल ही में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि बिटलमैन आत्मविश्वास से भरा हुआ है। दावा करता है कि केल्विन अगले मैच में प्रदर्शन नहीं कर पाएगा। कहीं और हम ट्रेसी को उसके पिता के साथ देखते हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने आखिरकार सुलह कर ली है और अपने मतभेदों को सुलझा लिया है। अगले दिन नाइट्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण खेल है और इसके शुरू होने से पहले ट्रेसी केल्विन के पास जाता है और दावा करता है कि उसके पास कुछ अच्छी खबर है। यह पता चलता है कि वह लड़के को गोद लेना चाहता है और उसे वह परिवार देना चाहता है जिसकी उसे हमेशा से इच्छा थी। हालांकि इससे पहले कि वह यह घोषणा कर सके, बॉयड्स लॉकर रूम में आ जाते हैं और केल्विन उन्हें अपने दत्तक माता पिता के रूप में पेश करता है। ट्रेसी इस खबर से हैरान है, लेकिन वह लड़के के लिए खुश है और उसे खेल में शुभकामनाएं देता है। अब खेल में केवल 20 मिनट शेष रहने पर घबराया हुआ मर्फ अपने दोस्त के सामने सच बोलने का फैसला करता है। यह हमारे नायक को हैरान कर देता है क्योंकि जादुई जूतों के बिना वह एक साधारण लड़का है। फिर वह उन्हें पाने की कोशिश करने के लिए अनाथालय वापस जाता है। कुछ ही समय बाद जैसे ही मैच करीब आता है, टीम केल्विन की खोज करती है, लेकिन वह कहीं नहीं दिखता है। इस बीच
केल्विन अनाथालय पहुंचता है और बिटलमैन को टीवी पर खेल देखने के लिए उत्साहित देखता है। वह आदमी बहुत खुश है कि वह जल्द ही अमीर हो जाएगा, लेकिन बच्चे मिलकर उसे कुर्सी से बांध देते हैं। फिर वे उसकी तिजोरी का संयोजन मांगते हैं जहां उसने जूते छिपाए हैं, लेकिन वह साझा करने से इनकार कर देता है। इस समय ऑक्स कमरे में प्रवेश करता है, इसलिए बिटलमैन आशान्वित महसूस करता है और उसकी मदद मांगता है। वह समझाता है कि वे सभी एक ही पृष्ठभूमि से आते हैं और उन्हें हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। यह सुनकर ऑक्स भावुक हो जाता है, इसलिए वह आखिरकार सही काम करने का फैसला करता है। वह तिजोरी से स्नीकर्स निकालकर केल्विन की मदद करता है, क्योंकि पता चलता है कि उसे शुरू से ही संयोजन पता था। इसके बाद केल्विन और उसके दोस्त अपने स्कूटर से मैच देखने जाते हैं। बिटलमैन आखिरकार खुद को मुक्त करता है और सट्टेबाजों से संपर्क करता है, उनसे केल्विन को मैच में जाने से रोकने के लिए कहता है। वे उसकी बात मान लेते हैं और लड़कों को पकड़ने निकल पड़ते हैं, क्योंकि वे अपना पैसा नहीं खोना चाहते। हालांकि अपने दोस्तों की मदद से केल्विन अपने पीछा करने वालों से बच निकलता है और भाग जाता है। जब वह कोर्ट के बाहर पहुंचता है, बिटलमैन उसका सामना करता है और स्नीकर्स वापस मांगता है, लेकिन केल्विन उसे अपने स्कूटर से मारता है और कोर्ट में भाग जाता है। इस बीच खेल में हम देखते हैं कि नाइट्स अपने विरोधियों द्वारा हावी हो रहे हैं। यह पता चला है कि यदि टीम यह खेल हार जाती है तो वे प्लेऑफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। केल्विन जल्द ही आयोजन स्थल पर पहुंचता है और वैगन उसे देखकर क्रोधित हो जाता है। वह लड़के को खेलने से मना कर देता है, हालांकि टीम के बाकी सदस्य किसी तरह उसे माफ करने के लिए मना लेते हैं। केल्विन के टीम में शामिल होने के बाद वह कई अंक स्कोर करता है और नाइट्स वापसी करना शुरू कर देता है। ऐसा लगता है कि उनकी टीम जीत सकती है, लेकिन अचानक केल्विन के स्नीकर्स अचानक फट जाते हैं। ब्रेक के दौरान वह अपनी टीम के भाग्य के बारे में बहुत चिंतित हो जाता है। फिर वह ट्रेसी को जादुई स्नीकर्स के बारे में बताता है और कैसे वे अब तक उसे स्कोर करने में मदद कर रहे हैं। हालांकि बाद वाला इस पर विश्वास नहीं करता है और केल्विन से अपनी प्रतिभा पर विश्वास रखने का आग्रह करता है। वह लड़के से एक और जोड़ी जूते पहनने और खेल में वापस आने के लिए भी कहता है। इसके बाद केल्विन अपनी टीम को सूचित करता है कि यह उसका अंतिम मैच होगा, क्योंकि वह एक साधारण लड़का बनना चाहता है। हालांकि अन्य खिलाड़ी स्तब्ध हैं, वे उसके निर्णय का सम्मान करते हैं और खेल जारी रहता है। जादुई जूतों के बिना केल्विन आत्मविश्वास खो देता है और संघर्ष करना शुरू कर देता है। वह कई शॉट लगाने का प्रयास करता है, लेकिन उसके विरोधी लगातार उन्हें रोक देते हैं। अंतिम खेल में स्कोर बराबर हो जाता है, इसलिए वह एक योजना बनाता है। केल्विन अपने प्रतिद्वंद्वी को कूदने के लिए एक शॉट का नाटक करता है, फिर गेंद ट्रेसी को पास करता है। अनुभवी खिलाड़ी इस अवसर का उपयोग एक सटीक शॉट लेने के लिए करता है, जो हूप से होकर गुजरता है। इसके साथ नाइट्स एक चमत्कारिक वापसी जीत हासिल करते, लेकिन लड़के को एहसास होता है कि वह बॉयड्स के साथ नहीं रहना चाहता, इसलिए वह उनसे माफी मांगता है और अनाथालय लौट जाता है। कुछ दिनों बाद नाइट्स टीम अनाथालय जाती है, जहां केल्विन को पता चलता है कि वे नए प्रायोजक हैं। यह पता चलता है कि बिटलमैन मैच के बाद रहस्यमय तरीके से गायब हो गया, क्योंकि उसके पास अपना कर्ज चुकाने का कोई रास्ता नहीं है। बाद में ट्रेसी ने केल्विन के साथ दिल से बातचीत की और स्वीकार किया कि वह उसे गोद लेना चाहता है। लड़का बहुत खुश होता है, लेकिन वह दूर से मर्फ को देखता है और दुखी होता है। फिर वह बताता है कि वह तभी जाएगा जब वह मर्फ को गोद लेगा, क्योंकि वह अपने दोस्त को पीछे नहीं छोड़ना चाहता। ट्रेसी बिना किसी हिचकिचाहट के सहमत हो जाती है और मर्फ का अपने परिवार में स्वागत करती है। अंतिम दृश्य में वे तीनों बिस्तर पर जाने से पहले घर पर एक साथ खेलते हुए दिखाई देते हैं। जादुई स्नीकर्स की बदौलत केल्विन को एक गर्मजोशी भरा परिवार मिल गया है, जो उसके लिए एनबीए में खेलने से ज्यादा महत्वपूर्ण है। दीवारों पर लगी तस्वीरों से हमें पता चलता है कि रेग को भी गोद ले लिया गया है और उसे हमेशा के लिए अपना घर मिल गया है। अवलोकन: द विच पार्ट 1 पार्क हुंजंग द्वारा निर्देशित एक दक्षिण कोरियाई थ्रिलर फिल्म है, जिसमें हॉरर और रहस्य के तत्वों का मिश्रण है।
यह फिल्म जायू नाम की एक युवा लड़की की कहानी है जिसके पास असाधारण क्षमताएं हैं और वह अपनी पहचान और अस्तित्व के लिए संघर्ष करती है, जबकि दुष्ट शक्तियां उसके उपहारों का फायदा उठाने का प्रयास करती हैं। परिचय। फिल्म एक खौफनाक दृश्य से शुरू होती है जिसमें एकांत सुविधा में बच्चों पर एक रहस्यमय प्रयोग शामिल है। यह कहानी में व्याप्त अशांत वातावरण के लिए स्वर सेट करता है। हमें जायू से मिलवाया जाता है जो एक साधारण हाई स्कूल की लड़की है जो अपने अतीत के आघात से निपटते हुए अपनी किशोरावस्था को संभालने की कोशिश कर रही है। जायू का जीवन। जायू अपने पिता के साथ रहती है जो सुरक्षात्मक और कुछ हद तक दबंग है। वह अक्सर अजीब घटनाओं का अनुभव करती है जो उसकी अलौकिक क्षमताओं का संकेत देती है, लेकिन वह उनकी वास्तविक प्रकृति से काफी हद तक अनजान है। उसके जीवन में तब मोड़ आता है जब उसके स्कूल में हिंसक घटनाओं की एक श्रृंखला होती है जिससे वह अपनी क्षमताओं और अपनी शक्तियों की उत्पत्ति पर सवाल उठाने लगती है। उत्प्रेरक। कहानी तब और भी उलझ जाती है जब डॉक्टर ली नामक वैज्ञानिक और एक क्रूर प्रतिपक्षी सहित व्यक्तियों का एक रहस्यमय समूह जयून में दिलचस्पी लेने लगता है। उनका मानना है कि वह पहले के प्रयोग में शामिल बच्चों में से एक है और उसकी शक्तियों का उपयोग अपने उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। तनाव तब और बढ़ जाता है जब ये ताकतें उसे पकड़ने के लिए उसके करीब आती हैं। संघर्ष और खोज। जैसे जैसे जयून को अपनी क्षमताओं के बारे में पता चलता है, वह अपने और अपने जैसे अन्य लोगों पर किए गए प्रयोगों के बारे में भी जानती है। वह खुद को बिल्ली और चूहे के खतरनाक खेल में फंसी हुई पाती है जहां उसे अपने अतीत के बारे में सच्चाई को उजागर करते हुए पकड़े जाने से बचना होगा। फिल्म प्रभावी रूप से सस्पेंस का निर्माण करती है क्योंकि वह विभिन्न खतरों का सामना करती है और अपनी शक्तियों की सीमा का पता लगाती है। चरमपंथी रहस्योद्घाटन। अपनी यात्रा के दौरान जयून नैतिक दुविधाओं और अपनी क्षमताओं के परिणामों का सामना करती है। वह अपनी पहचान से जूझती है, सोचती है कि वह एक राक्षस है या पीड़ित। चरमोत्कर्ष उसके प्रयोगों और विरोधियों के बीच संबंधों को प्रकट करता है जिससे एक रोमांचक टकराव होता है। फिल्म संकल्प और अस्पष्टता के मिश्रण के साथ समाप्त होती है। जबकि जायू को सशक्तिकरण की भावना मिलती है, उसकी क्षमताओं को नियंत्रित करने की चाह रखने वालों का खतरा दर्शकों को भविष्य पर सवाल उठाने पर मजबूर कर देता है। अंत में आगे के घटनाक्रमों का संकेत मिलता है जो संभावित सीक्वल का मार्ग प्रशस्त करता है। पहचान और शक्ति। फिल्म पहचान के विषयों की खोज करती है, विशेष रूप से कैसे किसी का अतीत उसके वर्तमान को आकार देता है। अपनी क्षमताओं को समझने के लिए जायू का संघर्ष और सामान्यता की उसकी इच्छा पूरी कहानी में गूंजती है। उसकी यात्रा बाहरी ताकतों के खिलाफ लड़ाई का एक रूपक है जो यह परिभाषित करना चाहती हैं कि हम कौन हैं। खतरे का सामना करने में जायू का लचीलापन अस्तित्व के विषय को उजागर करता है। खुद को बचाने और सच्चाई को उजागर करने का उसका दृढ़ संकल्प उत्पीड़न और नियंत्रण के खिलाफ खड़े होने के बारे में एक शक्तिशाली संदेश है। फिल्म बुराई की जटिलताओं में उतरती है, ऐसे विरोधियों को चित्रित करती है जो महत्वाकांक्षा और भय के मिश्रण से प्रेरित होते हैं। यह सूक्ष्म चित्रण स्पष्ट रूप से अच्छाई बनाम बुराई की धारणा को चुनौती देता है, दर्शकों को पात्रों के कार्यों के पीछे की प्रेरणाओं पर विचार करने के लिए आमंत्रित करता है। जयू। मुख्य पात्र अलौकिक क्षमताओं वाली एक हाई स्कूल की लड़की उसका विकास और आत्मखोज कथा को आगे बढ़ाती है। डॉक्टर ली। जयू की क्षमताओं में निहित रुचि रखने वाला एक वैज्ञानिक जो वैज्ञानिक महत्वाकांक्षा के ठंडे गणनात्मक पक्ष का प्रतिनिधित्व करता है। विरोधी। विभिन्न पात्र जो जयू का पीछा करते हैं, जिनमें से प्रत्येक की अपनी प्रेरणाएं हैं जो नियंत्रण और शोषण के व्यापक विषयों को दर्शाती हैं। फिल्म में एक डार्क वायुमंडलीय दृश्य शैली का उपयोग किया गया है जो इसके भयानक स्वर को बढ़ाती है। सिनेमैटोग्राफी जयू के जीवन के सांसारिक पहलुओं और उसमें घुसपैठ करने वाले अलौकिक तत्वों दोनों को पकड़ती है। साउंड डिजाइन फिल्म के तनाव में महत्वपूर्ण रूप से योगदान देता है, जिसमें अस्थिर स्कोर विकल्प हैं जो रहस्य और डरावनी के प्रमुख क्षणों को रेखांकित करते हैं। गति चरित्र विकास के क्षणों को तीव्र एक्शन दृश्यों के साथ संतुलित करती है, एक मनोरंजक कथा प्रवाह बनाए रखती है जो दर्शकों को बांधे रखती है। द विच पार्ट 1 पहचान, शक्ति और बाहरी नियंत्रण के खिलाफ संघर्ष की एक सम्मोहक खोज है। जयून की यात्रा के माध्यम से फिल्म अच्छे और बुरे की प्रकृति के बारे में महत्वपूर्ण सवाल उठाती है जो इसे थ्रिलर शैली में एक विचारोत्तेजक जोड़ बनाती है। हॉरर, एक्शन और मनोवैज्ञानिक गहराई का यह मिश्रण एक स्थायी छाप छोड़ता है जो संभावित सीक्वल में आगे की खोज के लिए मंच तैयार करता है। ओडोकमोनो 2022 एक जापानी फिल्म है जिसमें एक पुरुष की कहानी दिखाई गई है।
इस पुरुष को एक अनजान स्रोत से बार बार अजीब वस्तुएं डिलीवर की जाती हैं। वह इन रहस्यमय डिलीवरी के पीछे का उद्देश्य जानने की कोशिश करता है। खोज के दौरान उसे अपने अतीत और वर्तमान से जुड़े कई गहरे और अनदेखे पहलुओं का सामना करना पड़ता है। फिल्म में अकेलेपन, रिश्तों और भावनात्मक उलझनों की गहराई को उजागर किया गया है। यह कहानी दर्शाती है कि कैसे अनजानी चीजें किसी के जीवन को अप्रत्याशित रूप से बदल सकती हैं। फिल्म का नायक 27 वर्षीय यामाबे ताकुया है, जो अपनी पत्नी युकारी के साथ टोक्यो में एक छोटे से अपार्टमेंट में रहता है। ताकुया पेशे से एक वेब डिजाइनर है और अपना पूरा दिन घर पर अलग अलग प्रोजेक्ट्स पर काम करते हुए बिताता है। दूसरी ओर युकारी एक अस्पताल में नर्स के रूप में काम करता है और आमतौर पर घर देर से पहुंचता है। इस तरह दंपति का जीवन पूरी तरह से विपरीत है। ताकुया को बाहर जाने का मौका नहीं मिलता है, जबकि युकारी को घर पर ज्यादा समय बिताने का मौका नहीं मिलता है। एक रात जब ताकुया अपने एक प्रोजेक्ट में व्यस्त था, युकारी थका हुआ घर आता है और खाना मांगता है। ताकुया को रात का खाना बनाना था, लेकिन चूंकि वह अपने काम में तल्लीन था, वह इसके बारे में भूल गया। अब अपनी पत्नी को गुस्से में देखकर वह डर जाता है और अपने सामान्य डिलीवरी ऐप से खाना ऑर्डर करने का फैसला करता है। हालांकि जब वह ऐप खोलता है तो यह एक नोटिस भेजता है कि अनुरोधों की बड़ी मात्रा के कारण भोजन डिलीवरी में थोड़ा अधिक समय लगेगा। नतीजतन वह ऐप का उपयोग न करने का फैसला करता है। फिर वह ऐप स्टोर में एक और डिलीवरी ऐप के लिए ब्राउज करता है और ओटोडोकेमोनो नामक एक नए ऐप पर आता है। अजीब बात है, ऐप के विवरण में उल्लेख किया गया है कि यह केवल 2 सेकंड में उत्पादों को वितरित कर सकता है। जैसी कि उम्मीद थी, ताकुया इस पर विश्वास नहीं करता है और इसे एक मजाक समझता है। लेकिन चूंकि उसकी पत्नी भूखी है और किसी भी समय उस पर हमला कर सकती है, इसलिए वह ओटोडोकेमोनो को आजमाने का फैसला करता है। वह 2 चीज़बर्गर ऑर्डर करता है, जिनकी सामान्य दरें हैं, लेकिन डिलीवरी का शुल्क 800 येन से थोड़ा अधिक है। फिर भी वह ऑर्डर फाइनल करता है और डिलीवरी का इंतजार करता है। आश्चर्यजनक रूप से दरवाजे की घंटी तुरंत बजती है और खोलने पर एक खूबसूरत लड़की अंदर आती है। वह ओटोडोकेमोनो टोपी पहने हुए है और उसके हाथ में डिलीवरी पार्सल है। हैरान होकर ताकुया लड़की से पूछता है कि क्या वह सही ऑर्डर लेकर आई है, लेकिन बाद वाली उसे पार्सल थमा देती है और चली जाती है। अगले दृश्य में अभी भी भ्रमित ताकुया बर्गर की प्रामाणिकता सत्यापित करने के लिए उनकी जांच करता है। थोड़ी सूंघने के बाद वह निष्कर्ष निकालता है कि बर्गर असली हैं और ऑर्डर सही है। तभी युकारी शॉवर से बाहर आता है और यह देखकर उत्साहित हो जाता है कि खाना इतनी पहले आ गया। वह फिर बर्गर खाना शुरू कर देती है और ताकुया को आश्चर्य होता है कि इसका स्वाद बहुत स्वादिष्ट है। बाद में जब युकारी शाम का फेशियल कर रही होती है तो वह देखती है कि उसका मॉइस्चराइजर खत्म हो गया है। एक बार फिर वह ताकुया पर गुस्सा हो जाती है, क्योंकि नया मॉइस्चराइजर ऑर्डर करना उसका काम था। वह उसे घर के काम न करने के लिए डांटती है, जबकि वह सारा दिन घर पर ही रहता है। तभी ताकुया के दिमाग में एक विचार आता है। वह ओटोडोकेमोनो ऐप खोलता है और मॉइस्चराइजर शब्द टाइप करता है। आश्चर्यजनक रूप से उत्पाद उपलब्ध है और ताकुया तुरंत इसका ऑर्डर दे देता है। एक बार फिर तुरंत दरवाजे की घंटी बजती है और वही लड़की उत्पाद लाती है। यह देखकर युकारी अवाक रह जाती है और आखिरकार उसे अपने पति पर विश्वास हो जाता है। इस अवास्तविक खोज के बाद दंपति हर दिन ऐप से ऑर्डर करना शुरू कर देते हैं। वे हर तरह की चीजें खरीदते हैं, खाना, कपड़े, रसोई का सामान और यहां तक कि टॉयलेट रोल भी। समय बीतने के साथ उनका जीवन ओटोडोकेमोनो ऐप पर काफी हद तक निर्भर हो जाता है। एक दिन दोनों कुछ स्टेक ऑर्डर करते हैं और जब वह आता है तो ताकुया यह जानकर दंग रह जाता है कि यह बीफ एंड पीस अमेरिकन स्टेक हाउस से है। यह पता चलता है कि जापान में ऐसा कोई रेस्तरां नहीं है और भोजन राज्यों से ही डिलीवर किया गया था। इसके साथ दंपति को पता चलता है कि ऐप उनके लिए दुनिया के विभिन्न हिस्सों से सामान भी ला सकता है। फिर वे अन्य अलौकिक वस्तुओं की एक सूची बनाने का फैसला करते हैं जो उन्हें डिलीवर की जा सकती हैं। सबसे पहले वे 1 मिलियन येन नकद देने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुल शुल्क 1 मिलियन और 800 येन निकलता है। अतिरिक्त 800 डिलीवरी चार्ज है। फिर वे प्रतिष्ठित वन पीस के महान खजाने की कोशिश करते हैं, लेकिन खोज इंजन एक त्रुटि भेजता है जिसमें उल्लेख किया गया है कि टाइप किया गया कीवर्ड अमान्य है। इसके बाद युकारी एक टेलीपोर्टेशन दरवाजा आजमाता है, लेकिन खोज इंजन कहता है कोई परिणाम नहीं मिला। इस तरह एक एक करके जोड़े की सभी कल्पनाएं अस्वीकार कर दी जाती हैं। लेकिन तभी युकारी को एक विचार आता है। वह टाइप करती है शादी की अंगूठी जो ताकुया ने 1 साल पहले खो दी थी और आश्चर्यजनक रूप से आइटम उपलब्ध है। इससे भी अधिक आश्चर्यजनक तथ्य यह है कि आइटम की कुल कीमत केवल 800 येन है, जो डिलीवरी चार्ज है।
इसके साथ युगल यह निष्कर्ष निकालते हैं कि ऐप खोई हुई वस्तुओं को भी ढूंढ सकता है, और यदि यह ऐसी वस्तु है जो उनके पास पहले से है तो कोई अतिरिक्त लागत नहीं है। बिना समय बर्बाद किए युकारी तुरंत ऑर्डर देती है और वही लड़की 2 सेकंड में दरवाजे पर आ जाती है। वह उन्हें अंगूठी थमाती है, जो बिल्कुल वही है जो ताकुया ने 1 साल पहले खो दी थी। इसके बाद युकारी को एक और विचार सूझा। वह मियाओ शब्द टाइप करती है, जो उसके कुत्ते का नाम है जिसे उसने 10 साल पहले खो दिया था जब वह किशोरी थी। योजना काम करती है और ऐप कुत्ते का पता लगाने में सक्षम है। कुछ ही समय में उत्पाद वितरित कर दिया जाता है, लेकिन अजीब बात यह है कि यह एक बॉक्स के अंदर आता है। दंपति इसे घबराहट में खोलते हैं और कुत्ते के बजाय उन्हें एक बर्तन मिलता है। वहां उन्हें मियाओं की सड़ती हुई हड्डियां मिलती हैं और उन्हें पता चलता है कि कुत्ता बहुत पहले मर गया था। इसके बावजूद युकारी अपने लंबे समय से खोए दोस्त को छोड़ने को तैयार नहीं है, इसलिए वह कीवर्ड मियाओ लेकिन जीवित हालत में टाइप करती है और इसे ऑर्डर करती है। आश्चर्यजनक रूप से कुत्ते को उसी हालत में वितरित किया जाता है जिस हालत में वह 10 साल पहले खो गया था। ताकुया इस घटना से अवाक रह जाता है, क्योंकि उसे पता चलता है कि ऐप अतीत की चीजें भी वितरित कर सकता है। अगले दृश्य में युकारी अस्पताल में है। वह अपने एक मरीज श्री त्सुकामोटो से मिलने जाती है, जो अपनी घड़ी खोज रहा है। युकारी उसके पास जाती है और बताती है कि जब उसे लाया गया था तब उसके पास कोई घड़ी नहीं थी, और त्सुकामोटो आखिरकार शांत हो जाते हैं। फिर वह उसे सलाह देती है कि जब वह अस्पताल से छुट्टी पा ले तो एक नई घड़ी खरीद ले, लेकिन त्सुकामोटो गुस्सा हो जाते हैं और उस पर भड़क उठते हैं और कहते हैं कि घड़ी उनकी दिवंगत पत्नी ने स्मृति चिन्ह के रूप में उपहार में दी थी। यह सुनकर युकारी को अपनी मरती हुई मां साउरी की याद आने लगती है, जिन्होंने भी उसे स्मृति चिन्ह के रूप में एक लॉकेट दिया था। मां ने युकारी की शादी होते देखने की अपनी अंतिम इच्छा व्यक्त की, लेकिन यह इच्छा कभी पूरी नहीं हुई क्योंकि कुछ ही दिनों बाद उनकी मृत्यु हो गई। रात में भावुक युकारी ओटोडोकेमोनो ऐप खोलती है और मेरी मां साउरी स्वस्थ हालत में है शब्द टाइप करती है। यह देखकर ताकुया डर जाता है और अपनी पत्नी को रोकने की कोशिश करता है, क्योंकि उसका मानना है कि मृतकों को परेशान नहीं किया जाना चाहिए। हालांकि जिद्दी लड़की होने के कारण युकारी उसकी बात नहीं सुनती और ऑर्डर जारी रखती है। चौंकाने वाली बात यह है कि बिल की कुल राशि करीब 167 मिलियन येन है। इसके बावजूद युकारी ऑर्डर का विकल्प दबाता है, लेकिन कुछ नहीं होता। पता चलता है कि ऐप उन चीजों को डिलीवर नहीं करेगा जो जोड़े के बजट से बाहर हैं। अगले दिन ताकुया इंटरनेट पर स्क्रॉल करता है और एक प्रसिद्ध बेसबॉल खिलाड़ी की शादी के बारे में पढ़ता है। फिर वह ओटोडोकेमोनो ऐप में उसी बेसबॉल खिलाड़ी का नाम टाइप करता है और उसे पता चलता है कि उसकी कीमत करीब 3.7 बिलियन येन है। इससे उसे पता चलता है कि किसी व्यक्ति की कीमत उसके पूरे जीवनकाल में अर्जित की गई आय होती है। इस बीच युकारी, जो अभी भी इस बात से व्याकुल है कि वह अपनी मां से नहीं मिल सकती, ताकुया के पास जाती है और उससे कहती है कि उन्हें ऐप का इस्तेमाल बंद कर देना चाहिए। एक समझदार पति होने के नाते ताकुया बिना कुछ कहे सहमत हो जाता है। कुछ महीने बाद दोनों ने अब अपनी सामान्य जिंदगी फिर से शुरू कर दी है। एक दिन ताकुया सिनेमा में अपनी पत्नी के आने का इंतजार कर रहा है। वह जल्द ही ऊब जाता है और युकारी को उसकी लोकेशन जानने के लिए फोन करता है। जब वह बताती है कि वह अभी अभी अस्पताल से निकली है तो ताकुया अधीर हो जाता है। फिर वह निषिद्ध ऐप खोलता है और अपनी पत्नी का नाम डालकर उसकी कीमत जांचता है। हैरानी की बात है कि वह बिल्कुल मुफ्त है और केवल डिलीवरी शुल्क शामिल है। फिर उसे एहसास होता है कि भले ही युकारी उसकी नहीं है, फिर भी वह उसकी पत्नी है और यही बात उसे उसकी जिम्मेदारी बनाती है। एहसास होने के बाद ताकुया तुरंत अपनी पत्नी को आदेश देता है और झट से वह पलक झपकते ही वहां पहुंच जाती है। इसके साथ ही दोनों ऐप की इस सुविधा का अधिक बार फायदा उठाना शुरू कर देते हैं। जब भी युकारी अस्पताल में अपनी शिफ्ट खत्म करती है, ताकुया उसे आदेश देता है ताकि उसे भीड़ भरी ट्रेन में न चढ़ना पड़े। वे इसी तकनीक का इस्तेमाल करके विदेश में छुट्टियां मनाने भी जाते हैं, जिससे उनका काफी पैसा और समय बचता है। इस तरह दंपति अपने जीवन का सबसे अच्छा संस्करण जीने लगते हैं और एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। अगले दृश्य में युकारी श्री त्सुकामोटो को उनकी खोई हुई घड़ी देकर आश्चर्यचकित कर देता है, जिससे वे उत्साहित हो जाते हैं। फिर वह उसकी मदद करने का वादा करता है जब उसे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। रात में यह जोड़े की सालगिरह है और ताकुया ने अपनी पत्नी के लिए एक प्यारा डिनर तैयार किया है। इस बार वह उसे ऐप का उपयोग करके टेलीपोर्ट नहीं करता है, क्योंकि वह उसे आश्चर्यचकित करना चाहता है। हालांकि जब वह समय पर नहीं पहुंचती है तो वह चिंतित हो जाता है और उसे फोन करता है। वह बताता है कि उसने उसके लिए एक आश्चर्यजनक डिनर की व्यवस्था की है और उसे जल्दी आने के लिए कहता है, लेकिन युकारी ने उल्लेख किया कि वह इसके बजाय एक फ्रांसीसी रेस्तरां में खाना चाहती है। एक बात दूसरी बात की ओर ले जाती है और युगल बहस में पड़ जाता है।
कॉल के बाद एक क्रोधित टाकुया ओटोडोकेमोनो ऐप खोलता है और अपनी पत्नी को ऑर्डर करने के लिए तैयार होता है। इसके साथ ही युकारी भी ऐप खोलती है और अपने पति का नाम टाइप करती है। वे दोनों एक ही समय में ऑर्डर विकल्प दबाते हैं। डरे हुए जोड़े ने बाहर निकलने के लिए कई तरह के विचार मंथन किए, लेकिन वे सभी व्यर्थ गए। तभी टाकुया अपना फोन निकालता है और महसूस करता है कि उसमें रिसेप्शन नहीं है। वह तुरंत अपने एक दोस्त को फोन करता है और उसे डाउनलोड करने का निर्देश देता है। उसी ऐप में और अपना नाम टाइप करें। हालांकि जब दोस्त टाकुया का नाम टाइप करता है और ऑर्डर विकल्प दबाता है तो कुल बिल 200 मिलियन येन आता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि दोस्त टाकुया का मालिक नहीं है, इसलिए उसे पूरी राशि का भुगतान करना होगा। अब मदद के लिए कॉल करने वाला कोई नहीं होने के कारण युगल हमेशा के लिए उस जगह में फंस जाता है। अगले दृश्य में 3 महीने बीत चुके हैं और युगल अभी भी उसी जगह पर रह रहा है। उन्होंने ओटोडोकेमोनो ऐप का उपयोग करके अपने जीवन के लिए आवश्यक सभी बुनियादी सुविधाएं जुटाई हैं। इसमें कुत्ता भी शामिल है। टाकुया अपने वेब डिजाइनिंग के काम पर वापस आ गया है, लेकिन युकारी, जो एक नर्स के रूप में काम करती थी, सारा दिन खाली रहती है। 1 साल और बीत गया और दंपत्ति के बीच दूरियां बढ़ने लगीं। एक दिन जब टाकुया अपने काम में व्यस्त था, मियाओ, जो किसी कारण से अभी भी एक पिला है, रोने लगा। इससे टाकुया क्रोधित हो गया और उसने बेचारे पिले पर चिल्लाना शुरू कर दिया। फिर वह अपनी पत्नी के कमरे में घुस गया और बताया कि अब वे अलग अलग रहने लगे हैं। टाकुया ने युकारी को कुत्ते की जिम्मेदारी लेने का आदेश दिया, लेकिन बाद में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। इस वजह से टाकुया और अधिक क्रोधित हो गया और अपनी पत्नी को थप्पड़ मार दिया। उसे जल्दी से अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने युकारी को सांत्वना देने की कोशिश की, लेकिन उसने उसे दूर भेज दिया। कुछ दिनों बाद जब टाकुया अपने कंप्यूटर पर काम कर रहा था तो उसके दिमाग में एक विचार आया। वह तलाक के कागज के साथ युकारी के पास गया और कहा कि अगर वह किसी दूसरी लड़की से शादी करता है तो वह ऐप का इस्तेमाल कर सकती है और उसे मुफ्त में ऑर्डर कर सकती है। और जैसे ही वह वास्तविक दुनिया में वापस आएगा, वह लड़की से नाता तोड़ लेगा, युकारी से दोबारा शादी करेगा और उसे वापस लाने का आदेश देगा। हालांकि युकारी हिचकिचाती है क्योंकि उसे लगता है कि टाकुया उसे धोखा देगा और अपनी नई पत्नी के साथ रहना शुरू कर देगा। वह दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर देती है क्योंकि उनके पास कोई अन्य विकल्प नहीं है। अगले दिन टाकुया एक उपयुक्त लड़की की तलाश शुरू करता है। वह एक खूबसूरत अंगूठी लेता है और इसे ऑनलाइन यादृच्छिक महिलाओं को दिखाता है, लेकिन उनमें से कोई भी उससे शारीरिक रूप से मिले बिना उससे शादी करने को तैयार नहीं होती है। परेशान होकर वह अपनी डेस्क छोड़ देता है और युकारी के कमरे में जाता है, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से वह वहां मौजूद नहीं होती है। टाकुया फिर पूरे इलाके में खोज करता है, लेकिन युकारी कहीं नहीं मिलती। पता चलता है कि उसने मदद के लिए मिस्टर त्सुकामोटो से संपर्क किया था और उन्होंने पूरी रकम चुकाकर ऐप के जरिए उसे ऑर्डर किया था। उम्मीद है कि अब वह रहस्यमयी जगह से बच जाएगा। टाकुया अपनी पत्नी से कहता है कि वह उससे शादी कर ले और उसे वापस मंगवा ले, लेकिन वह मना कर देती है। इसके बजाय वह बताती है कि वह मिस्टर त्सुकामोटो से शादी करने जा रही है क्योंकि वह अमीर है और उसे बेहतर जीवन प्रदान कर सकता है। यह सुनकर टाकुया हताश हो जाता है और वह अपनी पत्नी से उसे वापस कॉल करने की विनती करता है, लेकिन वह कॉल काट देती है। कोई विकल्प न होने पर टाकुया ओटोडोकेमोनो ऐप खोलता है और अपनी पत्नी को ऑर्डर करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी नई कीमत 200 मिलियन येन से अधिक है। अब कई साल हो गए हैं और टाकुया उस जगह पर अकेला रह रहा है। एक दिन जब डिलीवरी करने वाली लड़की उसका खाना लेकर आती है तो टाकुया उससे उसे बचाने की विनती करता है। वह कहता है कि वह असली दुनिया में वापस जाने के लिए कुछ भी कर सकता है। जब लड़की कुछ भी शब्द सुनती है तो वह उसे अपने कार्यस्थल पर ले जाती है, जहां हजारों कर्मचारी हैं जो बिल्कुल उसके जैसे दिखते हैं। दूसरी तरफ युकारी मिस्टर त्सुकामोटो के साथ है और वे एक खुशहाल जीवन जी रहे हैं। यह जोड़ा ओटोडोकेमोनो ऐप का भी अक्सर इस्तेमाल करता है। एक दिन युकारी अपने घर के लिए वॉलपेपर ऑर्डर करती है और जब ऑर्डर आता है तो वह अपने पूर्व पति को देखकर दंग रह जाती है। दूसरी तरफ टाकुया उसकी डिलीवरी के साथ है। हाशिमोतो टोक्यो के गिंजा में रहने वाला एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति है। नौकरी से निकाले जाने के बाद वह आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहा है। एक सुबह वह अपने कपड़े साफ करने के लिए कपड़े धोने की जगह पर जाता है। ड्रायर भरने के बाद वह चाहता है कि वह बियर की एक कैन का आनंद ले सके। ड्रायर के अंदर कुछ गिरता है और तेज आवाज करता है। जांच करने पर उसे अंदर बियर की एक कैन मिलती है। पहले तो हाशिमोतो को लगता है कि किसी ने इसे वहीं छोड़ दिया होगा, लेकिन वह उलझन में पड़ जाता है जब बियर ठंडी निकलती है। जगह का बूढ़ा सफाईकर्मी उसे लापरवाही से बताता है कि ड्रायर हर किसी की इच्छा पूरी करता है।
हाशिमोतो सोचता है कि वह पागल है और उसे अनदेखा करता है, लेकिन वह आदमी करीब आता है और घोषणा करता है कि वह सच कह रहा है। एक लड़की कमरे में प्रवेश करती है और अपने कपड़े धोने का सामान लाती है। हाशिमोतो में कभी भी महिलाओं से बात करने की हिम्मत नहीं हुई। इस वजह से वह अपनी पूरी जिंदगी अकेला रहा है। वह उसके लिए जगह बनाने के लिए घबराहट में सीट के अंत में खिसक जाता है। लड़की उसके बगल में बैठती है और बातचीत शुरू करती है। उसने उसे पहले भी कई बार कपड़े धोने में देखा है और उस पर क्रश विकसित किया है। दूसरी ओर हाशिमोतो बातचीत शुरू करने के उसके प्रयासों से अनजान है। वह अब खाली डिब्बे को कूड़ेदान में फेंक देता है, लेकिन वह फर्श पर गिर जाता है। जब वह इसे लेने के लिए उठता है तो कोंडो रोने लगता है। असहज हाशिमोतो उससे पूछता है कि क्या गड़बड़ है। जब उसने खुलासा किया कि उसने 40 कंपनियों के लिए साक्षात्कार दिया था, लेकिन किसी में भी उसका चयन नहीं हुआ। उसे बेहतर महसूस कराने के लिए वह उसे बताता है कि उसे भी नौकरी से निकाल दिया गया था। वह सोचता है कि यह तथ्य कि वह इतनी सारी कंपनियों के लिए साक्षात्कार देने में सक्षम थी आश्चर्यजनक है। इसका मतलब है कि उसके पास उन सभी उम्मीदवारों की तुलना में साक्षात्कारों में सबसे अधिक अनुभव है जिनसे वह मिलती है। लड़की बातचीत के बाद अपनी स्थिति को अलग तरह से देखना शुरू कर देती है। वह उसे अच्छा होने के लिए धन्यवाद देती है, भले ही वह सिर्फ एक अजनबी हो। इसके बाद वह अपने कपड़े निकालता है और उसे विदाई की शुभकामनाएं देता है। जाते समय लड़की अपना परिचय कोंडो के रूप में देती है। मुलाकात के बाद हाशिमोतो खुशी खुशी घर लौटता है। रात में उसकी मां उसे फोन करती है और बताती है कि उसके पिता अस्पताल में भर्ती हैं। उन्हें अस्पताल का बिल चुकाने के लिए कुल 3 लाख येन की जरूरत है। जिम्मेदारी हाशिमोतो पर आती है, लेकिन उसके पास न तो नौकरी है न ही बचत। फिर भी वह उन्हें पैसे भेजने और जल्द से जल्द उनसे मिलने का वादा करता है। वह अगली सुबह ही कपड़े धोने की जगह पर लौट आता है। उसे लगभग यकीन है कि कल वाला बूढ़ा आदमी झूठ बोल रहा था, लेकिन वह अभी भी इस सिद्धांत का परीक्षण करना चाहता है। वह ड्रायर के सामने खड़ा होता है और 3 लाख येन मांगता है। कुछ सेकंड इंतजार करने के बाद उसे एहसास होता है कि यह विचार कितना बेवकूफी भरा है। वह जाने ही वाला होता है कि अचानक ड्रायर के अंदर पैसों का एक बंडल दिखाई देता है। हाशिमोतो इसे बाहर निकालता है, फिर भी उसे यकीन नहीं होता कि यह वास्तव में काम करता है। बंडल में ठीक उतने ही पैसे हैं जितने उसने मांगे थे। जैसे ही वह इसे लेकर चलने की कोशिश करता है, वह देखता है कि कल वाला बियर कैन गायब हो गया है। बूढ़ा आदमी उसे बताता है कि ड्रायर से उसे जो चीजें मिलेंगी वे एक दिन में गायब हो जाएंगी, इसलिए उसे सावधान रहना चाहिए। हाशिमोतो उसे धन्यवाद देता है और बाहर भागता है। वह फिर से कोंडो से टकराता है, जो उसे बताती है कि उसे अपने जीवन में पहली बार दूसरे साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया गया है। हाशिमोतो उसे बधाई देता है और फिर से उसकी मां का फोन आता है। कोंडो उसे बात करते हुए सुनता है और अपने बीमार पिता के बारे में पता लगाता है। थोड़ी देर बातचीत करने के बाद हाशिमोतो पैसे गायब होने से पहले उन्हें जल्दी से भेजने के लिए चला जाता है। इसके बाद वह फिर से कपड़े धोने की जगह पर लौटता है। वह इसका उपयोग जीवन की अपनी सभी समस्याओं को हल करने के लिए करने की योजना बनाता है। इसलिए इस बार वह एक अच्छा सूट मांगता है जिसे वह नौकरी के लिए इंटरव्यू में पहन सके। वह पूरे दिन कई कंपनियों के लिए इंटरव्यू देने जाता है। हालांकि जब वह घर लौटता है तो उसे कंपनियों से पत्र मिलते हैं जिसमें उसे सूचित किया जाता है कि उसका किसी में चयन नहीं हुआ है। सूट भी उसकी आंखों के सामने गायब हो जाता है। असफलता के बाद हाशिमोतो को एहसास होता है कि अब उसके पास पैसे का असीमित स्रोत है, इसलिए अगली सुबह वह सुनिश्चित करता है कि कोई भी आसपास न हो और एक आत्मविश्वासी और सुंदर लड़की की कामना करता है। वह आगे कहता है कि लड़की से सभी को ईर्ष्या होनी चाहिए, एक मॉडल की तरह सुंदर। ऐसी ही एक लड़की ड्रायर से बाहर निकलती है और अपनी सुंदरता से हाशिमोतो को मंत्रमुग्ध कर देती है। वह करीब जाता है और उसे अपने घर आने के लिए कहता है। हालांकि लड़की उसे पहली डेट पर इतना बोर्ड होने के लिए थप्पड़ मारती है। वह उस जगह से बाहर निकल जाती है क्योंकि हाशिमोतो स्तब्ध रह जाता है। अपनी गलती से सीखने के बाद वह एक प्यारी और चौकस प्रेमिका की मांग करता है जो सुंदर हो और जो उससे बहुत प्यार करती हो। उक्त गुण ड्रायर से बाहर निकलते हैं। लड़की उत्साहित होकर उसके साथ डेट पर जाने के लिए तैयार हो जाती है, जिससे उसे बहुत राहत मिलती है। वह उसे खरीदारी के लिए ले जाता है और ड्रायर से मिले पैसों से उसे वह सब कुछ खरीदता है जो वह चाहती है। यह पता चलता है कि ड्रायर द्वारा बनाए गए मनुष्यों को अपनी उत्पत्ति के बारे में कोई पता नहीं है और उन्हें लगता है कि वे असली लोग हैं। दिन के अंत में हाशिमोतो उसे अपने घर वापस ले आता है। तब भी वह उसके करीब जाने से डरता है, इसलिए वे पूरी रात बात करने के लिए सहमत हो जाते हैं। हाशिमोतो की हथेली को देखने पर लड़की टिप्पणी करती है कि उसका जीवन बहुत छोटा है।
वह टिप्पणी से अचंभित हो जाता है, लेकिन इसे अनदेखा करने का फैसला करता है। सुबह वह आखिरकार इतना साहस जुटाता है कि उसे चुमने के लिए झुकता है, लेकिन वह ऐसा करने से ठीक पहले गायब हो जाती है। हाशिमोतो को लड़की से जुड़ाव महसूस हुआ, लेकिन अब वह उसके गायब होने से दुखी नहीं है, क्योंकि अब उसे जितनी मर्जी उतनी गर्लफ्रेंड मिल सकती है। उस दिन से वह हर सुबह कपड़े धोने की जगह पर आता है और एक नई गर्लफ्रेंड बनाता है। प्रत्येक का व्यक्तित्व अलग होता है। वह उन्हें शानदार डेट पर ले जाता है और ड्रायर से मिले पैसों से उनके लिए महंगे गहने खरीदता है। वह अपने नए स्रोत के साथ पूरी तरह से अपना जीवन जी रहा है। एक दिन वह ऐसी ही एक गर्लफ्रेंड के साथ डेट पर जाता है जब कोंडो उसे देख लेता है। उसे जलन होती है और वह उत्सुकता से उनका पीछा करते हुए एक ज्वेलरी स्टोर तक जाती है। हाशिमोतो को लड़की के लिए महंगी अंगूठी खरीदते देख वह आग बबूला हो जाती है। वह इस बात से भी हैरान है कि उसने कुछ ही दिनों में इतना पैसा कैसे कमा लिया। उसे यह भी पता चलता है कि वह उस लड़की के साथ एक आकस्मिक रिश्ते में है जिसे उसने पहले देखा था। कोंडो को विश्वास होने लगता है कि लड़की उसे बिगाड़ रही है और अपने पैसों के लिए उसका इस्तेमाल कर रही है। हाशिमोतो अब वह आदमी नहीं रहा जिसे वह पसंद करती थी। वह उसकी चिंताओं को खारिज करता है और पैसों का एक और बंडल लेकर चला जाता है। मुलाकात के बाद वह एक और डेट पर एक महंगे रेस्तरां में जाता है और अपनी नई प्रेमिका को छत पर लाता है। वह उसे एक अंगूठी भी देता है और उसे बताता है कि वह उससे प्यार करता है। वह कुछ मिनटों के बाद गायब हो जाती है और केवल अंगूठी पीछे छोड़ जाती है। हमेशा की तरह हाशिमोतो अंगूठी अपने पास रखता है और अपने दिनचर्या में लग जाता है। चूंकि वह अब तक मासूम लड़कियों की मांग करता रहा है, इसलिए उसने बदलाव का फैसला किया और किसी ऐसी लड़की की मांग की जो मोहक हो। वह उसे कई अंगूठियां देते हुए देखती है जो उसने अब तक इकट्ठी कर ली थीं। उसे अपनी मां का फोन आता है और वह उसे कुछ सेकंड के लिए चुप रहने के लिए कहती है। जब वह नहीं चुप रहती है तो उसे कमरे से बाहर जाना पड़ता है। कोंडो लड़की से बात करने का अवसर लेता है और उससे पूछता है कि उसने बूढ़े हाशिमोतो के साथ क्या किया है। जब लड़की उस पर हंसती है और उसे दूर जाने के लिए कहती है तो क्रोधित कोंडो उसकी अंगूठियां छीनने की कोशिश करता है। इस बीच हाशिमोतो अपनी मां से बात करता है जो उसे बताती है कि उसके पिता को ऑपरेशन की आवश्यकता हो सकती है। पैसों से ज्यादा माता पिता को उसकी उनसे मिलने की जरूरत है, लेकिन वह अपनी गर्लफ्रेंड के साथ इतना व्यस्त है कि उसे इसकी परवाह नहीं है। कॉल के बाद बूढ़ा आदमी हाशिमोतो के पास जाता है और कहता है कि वह उसे ड्रायर के बारे में एक महत्वपूर्ण बात बताना भूल गया। हाशिमोतो उस पर हंसते हुए दावा करते हैं कि उन्हें पहले से ही यह पता था। अंदर लड़कियां अंगूठियां पाने के लिए कुश्ती करती रहती हैं। अंत में नई लड़की यह सोचकर चली जाती है कि हाशिमोतो उसे धोखा दे रहा है। वह वापस लौटता है। फिल्म की शुरुआत टिक्का नाम की एक महिला से होती है जो एक विश्वविद्यालय में वास्तुकला की छात्रा है। टिक्का एक साधारण परिवार की लड़की है। अपने गरीब पारिवारिक परिस्थितियों के कारण उसे अक्सर उसके दोस्तों द्वारा तंग किया जाता था। फिर डेका टिक्का का दूसरा भाई है जो थिएटर की छात्रा है। डेका एक दिन पेशेवर निर्माता बनने का सपना देखता है। फिर आखिरी में डोटी टिक्का का सबसे छोटा भाई है जो अभी भी प्राथमिक विद्यालय में है। हालांकि उनके परिवार में कमी है, लेकिन ये तीनों बच्चे हमेशा खुशी खुशी अपना जीवन जीते हैं। दरअसल मुफ्त भोजन पाने के लिए वे एक अज्ञात व्यक्ति की शादी में शामिल हुए थे, जब तक कि उन्हें अंततः निष्कासित नहीं कर दिया गया, क्योंकि वे दूल्हा दुल्हन द्वारा पकड़े गए थे। एक दिन उनके पिता की अचानक मृत्यु हो गई, जिससे निश्चित रूप से साधारण परिवार के लिए बहुत गहरा दुख हुआ। उन्हें पिता के बिना ही जीवन जीना पड़ा। अब टिक्का और डूरा भी पढ़ाई छोड़कर काम करने की इच्छा जताते हैं। हालांकि माँ पिता की अपने बच्चों को आसमान में भेजने की इच्छा का बहुत सम्मान करती है। अगले दिन अचानक एक वकील और उसका सहायक पिता द्वारा बनाया गया एक वीडियो दिखाने आए। वीडियो में पिता ने बताया कि वह अपने परिवार से कितना प्यार करता है और उसने यह भी कहा कि वह इंडोनेशिया के सबसे अमीर परिवारों में से एक का बेटा है, जिसके पास बहुत बड़ी विरासत है। 21 साल का पिता अपने बच्चों और पत्नी को सरल और स्वतंत्र व्यक्ति बनाने के लिए एक साधारण जीवन जीने का विकल्प चुनता है, लेकिन उसके जाने के बाद पिता अपनी सारी विरासत अपने बच्चों और पत्नी को देने की योजना बनाता है ताकि वे महसूस कर सकें कि वे अमीर लोग हैं। पहले तो उन्हें इस पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब वे पैसे निकालने बैंक गए तो उन्हें वास्तव में 500 मिलियन रुपए मिले। और इतना ही नहीं, उन्होंने बैंक से लौटने के बाद पैसे खत्म हो जाने के बाद वे फिर से पैसे निकाल सकते थे। वे सीधे एक फैंसी रेस्टोरेंट में गए और एक वीआईपी कमरा किराए पर लिया, लेकिन दुर्भाग्य से वीआईपी कमरा 5 लोगों के लिए था, जबकि वे केवल 4 लोग थे। फिर उन्होंने रेस्टोरेंट के सामने फल बर्फ बेचने वाले व्यापारियों में से एक को उनके साथ खाने के लिए आमंत्रित करने का फैसला किया। खाने के बाद वे लग्जरी सामान खरीदने के लिए मॉल में जाते रहे। अगले दिन डोटी अचानक अपने स्कूल में ध्यान का केंद्र बन गया, क्योंकि उसकी बहुत अलग उपस्थिति। टिक्का और बेउ भी अब करीब आ रहे हैं, क्योंकि टिक्का के पास बहुत पैसा है। जब बेउ की मोटरसाइकिल खराब हो जाती है तो टिक्का भी आलस से 19 मिलियन रुपया में मोटरसाइकिल खरीदता है। लेकिन जब वे घर पहुंचे तो बेउ ने
मोटरसाइकिल वापस कर दी और टिक्का से कहा कि वह इसे हल्के में नहीं ले सकता, क्योंकि पिछले मोटरसाइकिल के लिए उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ी और उन्होंने अपने कठिन संघर्ष की बहुत सराहना की, क्योंकि उनका पैसा हमेशा फिजूल खर्ची में खर्च होता है, 500 मिलियन रुपए, और फिर भी कुछ दिनों में खत्म हो जाता है। उसके बाद वे अपने पिता का वीडियो देखने लगे, जिन्होंने कहा कि जल्द ही उन्हें 15 बिलियन रुपए मिलेंगे। पैसे निकालने के बाद उनका जीवन तेजी से अव्यवस्थित हो गया और हमेशा मौजमस्ती में ही बीतता रहा। 8 बिलियन का घर खरीदने से लेकर महंगे फर्नीचर खरीदने तक, यहां तक कि फर्नीचर की दुकान पर सुरक्षा गार्ड भी उन्होंने ही खरीदा। इतना ही नहीं, उन्होंने एक साथ 3 कारें भी खरीदी, जबकि उनमें से कोई भी कार नहीं चला सकता था। दूसरी तरफ टिक्का के दोस्त जो उसे तंग करते थे, अब धीरे धीरे टिक्का के करीब आ रहे हैं। टिक्का के अपने पुराने दोस्तों के साथ रिश्ते भी लगातार कमजोर होते जा रहे हैं, क्योंकि अब वह अपने अमीर दोस्तों के साथ ज्यादा समय बिताती है। इससे भौतिकी ओलंपियाड की तैयारी की गुणवत्ता पर बहुत असर पड़ता है, जिसमें वे भाग लेंगे। उनके साथ उनके रिश्ते में भी तनाव बढ़ रहा है। पिछली घटनाओं के कारण जब टिक्का ने बेयू को मोटरसाइकिल खरीदकर अपमानित किया, हालांकि उसने अपने कार्यों के लिए माफी मांगी थी, बेयू ने विनम्रतापूर्वक माफ कर दिया। दूसरी ओर दोस्त के थिएटर प्रदर्शन करीब आ रहे हैं, लेकिन अब जब डूडा के पास बहुत पैसा है तो वह अभिनेता की फीस को भी कम आंकता है। जैसे कि पैसा कभी खत्म नहीं होगा। माँ के साथ भी ऐसा ही है, जो हमेशा बड़ी मात्रा में बस्कर्स पर पैसा बर्बाद करती है। इसी वजह से मेरी माँ भी सोशल मीडिया पर वायरल बस्कर्स पर पैसे बर्बाद करने की अपनी गतिविधियों के कारण टीवी शो में आ गई। विरासत मिलने के बाद से अब माँ और भी लालची हो गई है। टिक्का शराबी बन गया है और डूडा हमेशा विरासत के पैसे पर निर्भर रहता है। अपने नाट्य प्रदर्शनों को शुरू करें। तब तक एक दिन वकील पिता को वीडियो टेप दिखाने के लिए कई बार आए। पिता ने कहा कि उनकी विरासत खत्म हो गई है। जिसने यह सुना वह बहुत उलझन में था, क्योंकि उसे अपने नाट्य प्रदर्शन के लिए बहुत सारे पैसे की जरूरत थी। और कुछ दिनों में पहली बार वे सभी उलझन में थे, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे, जबकि पहले पैसे न होना एक सामान्य बात हो गई थी। उनके लिए बात यह थी कि टेका का सबसे अच्छा दोस्त, जिसमें अमीर लोग शामिल थे, फिर से उससे दूर रहने लगा, और साथ ही उसका दोस्त जो उससे निराश होने लगा था। परिवार में बदलाव को महसूस करने वाला एकमात्र व्यक्ति डॉटी था, जहां अब कोई भी उसके साथ डिनर पर भी नहीं जा सकता था। एक बार जब टिक्का को डिस्क अटैक आया तो उसने किसी को यह कहते हुए सुना कि भले ही टिक्का एक होशियार बच्चा है, फिर भी उसे डिस्क अटैक क्यों आया। वहां से टिक्का की इच्छा पैदा हुई कि वह अपनी आदतों को बदले और ओलंपिक में वापस लौटे। उसने अपने पुराने दोस्त से भी विनती की कि वह उसे एक और मौका दे। यहां से सब कुछ फिर से सामान्य लगने लगा। टिक्का ने ओलंपिक में भाग लेना शुरू कर दिया। मां ने गरीबों को बुनियादी जरूरतें वितरित की और कहीं से भी उसके नाट्य प्रदर्शन के लिए धन जुटाने में कामयाब रही। हालांकि सब कुछ वैसा नहीं हुआ जैसा कि होना चाहिए था। अपेक्षित मां ने पाया कि लोग एक दूसरे को धक्का दे रहे थे और उनमें से कुछ घायल हो गए थे। टिक्का जो पकड़ी गई क्योंकि उसके दोस्त ड्रग्स का इस्तेमाल करते थे, और डूडा जो जाहिर तौर पर जनप्रतिनिधियों से धन प्राप्त करता था जो प्रचार कर रहे थे। परिणामस्वरूप शो जो बहुत अच्छा चलने वाला था बर्बाद हो गया। सब कुछ योजना के अनुसार नहीं हुआ और बिखर गया। लेकिन सौभाग्य से टिक्का का मूत्र परीक्षण के दौरान नकारात्मक परीक्षण परिणाम था। परिस्थितियां उन्हें दुखी करने के लिए पर्याप्त नहीं लग रही थीं। एक रात वकील किसी ऐसे व्यक्ति के साथ आया जो पिता का छोटा भाई था, जिसे वे पहले कभी नहीं जानते थे। वह मृतक द्वारा छोड़ी गई सारी संपत्ति लेना चाहता था। उनके पास भी अपनी सारी संपत्ति उस आदमी को सौंपने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। लेकिन उस बुरे अनुभव से उन्हें एहसास होने लगता है कि संपत्ति केवल अस्थायी है और एक असाधारण जीवन शैली सब कुछ नष्ट कर देगी। अब वे मानते हैं कि पैसा और प्रसिद्धि किसी व्यक्ति की खुशी की गारंटी नहीं है। संक्षेप में कहें तो वे अपने पिछले घर लौट आए और पहले की तरह एक साधारण जीवन जी रहे हैं। टिक्का और बेयू जल्द ही शादी कर लेंगे और खुद को स्वीकार करना शुरू कर दिया है। लेकिन फिल्म बंद होने से पहले अचानक उनके पास एक और वकील आता है जो पिता का आखिरी वीडियो दिखाता है, जिसमें वह अपने छोटे भाई की उपस्थिति के साथ अपने परिवार की खुशी छीनने के लिए माफी मांगता है। हालांकि यह पता चलता है कि वह व्यक्ति पिता का छोटा भाई नहीं है, बल्कि पिता का करीबी दोस्त है, जिसे छोटे भाई होने का नाटक करने के लिए कहा गया था। यह पता चलता है कि पिता के पास अभी भी बहुत धन है। पिता सिर्फ परिवार को एक सबक सिखाना चाहते हैं कि अगर आपके पास बहुत धन है तो आप अपनी कोमलता को छिपा नहीं सकते, और बहुत सारा धन होने पर भी वह दोस्ती बहाल नहीं हो सकती जो खूबसूरती से बनी हो। इसके बाद फिल्म खत्म हो जाती है।